नए विचारों का दर्पण, नए विचारों का ये है युवा भारती, ये है युवा भारती, ये है युवा भारती। हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। आकाशवाणी की राष्ट्रीय युवा पत्रिका युवा भारती में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज माइंडकर और मैं नीलम मलकानिया। दोस्तों, 2023 हाथ से निकलता जा रहा है। ऐसा नहीं लगता कि कोई आपको छोड़कर जा रहा है, कभी न लौटने के लिए? अरे, ये कैसी बातें कर रहे हो? मैं तो न्यू ईयर को लेकर बहुत एक्साइटेड हूँ। इतने सारे प्लान्स हैं मेरे। और मिस्टर दुखी जी, ये परिवर्तन तो हर साल ही होता है। लेकिन क्या है ना, 2023 का मेरे साथ बहुत खास रिश्ता रहा है, इसलिए खाली खाली सा लग रहा है। और तो कोई दोस्त है भी नहीं मेरा। मेरे कल की पोस्ट पर अभी तक एक लाइक नहीं आया, कमेंट तो दूर की बात है। फिर वही बात, दोस्त तो बनाने से बनते हैं। सारा दिन तो सोशल मीडिया की दोस्ती में उलझे रहते हो। बाहर निकलो, घूमने जाओ, असली लोगों से मिलो। मेरा किसी से बात करने का मन नहीं करता। सच कहूँ तो ऐसी प्रॉब्लम से जूझने वाले तुम अकेले नहीं हो। पूरी दुनिया में लाखों करोड़ों लोग लोनलीनेस यानी अकेलेपन से ग्रसित हैं। हाल ही में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसे वैश्विक स्वास्थ्य समस्या घोषित किया है। तो ऐसे में क्या कर सकता हूँ मैं? देखो, मैं कोई एक्सपर्ट तो नहीं, लेकिन एक दोस्त के नाते मैं 3 न्यू ईयर रेजोल्यूशंस का सुझाव दे सकती हूँ। कुछ तो फर्क जरूर पड़ेगा। वो कौन से? सिंपल है। साल भर में तुम 12 किताबें पढ़ोगे, देश की 12 जगहों पर ट्रैवल करोगे और हाँ, 12 बच्चों को पढ़ाओगे। इससे फायदा हो सकता है क्या? अरे, मैं खुद इसका जीता जागता उदाहरण हूँ। 2 साल पहले मैं भी इस प्रॉब्लम से गुजरी थी। हाँ, जिनकी समस्या वाकई सीरियस है, उनके लिए एक्सपर्ट एडवाइस मिल जाएगी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की टेली मानस हेल्पलाइन 14416 पर कॉल करने से। अब तुम तो हो जाओ चीयर अप। चीयर अप तो हो गया हूँ। एक दोस्त से 2 बातें कर लेना किसी जादू से कम नहीं। चलो, न्यू ईयर प्लान मिलकर बनाते हैं। और मेरा तो एक और रेजोल्यूशन है। वो क्या? अच्छे कार्यक्रम सुनना और कुकिंग सीखना। ये हुई ना बात। अच्छा सोचो, अगर किसी का दिमाग क्रिएटिव हो तो उसके कितने सारे नए नए दोस्त बन सकते हैं ना? बिल्कुल सही। आज के युवा दोस्तों को वैसे भी करियर की दृष्टि से सही नेटवर्किंग करना आना चाहिए। गोवा में आयोजित इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में एक फिल्म मेकिंग प्रतियोगिता आयोजित की गई, 75 यंग क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो। वहीं पर युवा भारती की मुलाकात हुई दूसरा स्थान प्राप्त करने वाले पार्श्व गायक आलाप भट्ट के साथ। आलाप जी, हमें ये बताइए सबसे पहले कि ये 75 क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो जो है, ये है क्या? सबसे पहले तो सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम आलाप है और 75 क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो एक आइडिया है। इट्स ब्रेन चाइल्ड ऑफ श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी एंड उसमें से देश भर से 75 ऐसे लोगों को चुना जाता है जो अपने ही फील्ड में मास्टरी करते, मतलब उनका काम अच्छा है जिनका। और कुछ लोग डायरेक्शन में हैं, कुछ सिनेमेटोग्राफर्स हैं, कुछ स्क्रिप्ट राइटर्स हैं। जैसे कि मैं प्लेबैक सिंगिंग में सिलेक्ट हुआ था और एक फॉर्म हमने भरा था जिसमें हमको पोर्टफोलियो, सीवी, शो रील और कुछ डिस्क्रिप्शन हमारे बारे में हमको देना पड़ा। उसके ऊपर से उन्होंने हमको जज किया था। फिर आप यहाँ पर ईफे में आए, गोवा में आए। यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय फिल्मकार थे, दर्शक भी उसी तरह के थे और यहाँ का जो एक माहौल है गोवा का अपने आप में विदेशी पर्यटकों के लिए, देशी पर्यटकों के लिए और यूं कहिए कि ये फिल्मकारों के लिए सन 2004 से एक प्रमुख सांस्कृतिक अड्डा बन गया है। तो यहाँ आके कैसा फील हुआ? यहाँ आके बहुत एक्सपोजर मिल रहा है और इतने सारे कॉन्टैक्ट्स हमारे बने। मतलब सबसे ज़्यादा फ़ायदा तो हमारा इसमें हुआ कि हमारी नेटवर्किंग बहुत अच्छी हुई। इतने अलग अलग तरह के लोगों से मिलने का मौका मिला और जिनका मतलब उसमें से सब लोगों का काम बहुत अच्छा है और
ऐसे ऐसे टैलेंट्स हमको देखने को मिले और सबसे कांटेक्ट बना, जो कि आई एम श्योर कि हमको फ्यूचर में बहुत हेल्प करने वाले हैं। अच्छा, ये बताइए कि ये जो एक प्रतियोगिता ही थी एक आप लोगों के बीच में भी, सबसे पहले तो आपका सिलेक्शन हुआ और उसके बाद में फिर पूरे 75 जो आर्टिस्ट हैं उनका ग्रुप बनाकर उन्हें कोई प्रोजेक्ट दिया गया, तो उस पर आपने काम किया, उस बारे में हमें बताइए। तो 75 लोगों को 15-15 की 5 टीम्स में बांट दिया गया था। उसमें कुछ डायरेक्टर्स थे, कुछ स्क्रिप्ट राइटर्स थे। हर रोल उन 5 टीमों में था। उनको 5 टीमों को 48 घंटे दिए गए थे और उन 48 घंटे में हमारा ये गोल था कि हमको एक 8 से 10 मिनट की मूवी बनानी है और उसका टॉपिक था मिशन लाइफ। सबके पास 48 घंटे थे और जैसे ही बजर बजा तब सब एकदम एक्टिव हो गए और अगले 48 घंटे के लिए सब पूरे डेडिकेशन से, पूरी मेहनत से अपना काम सबने किया और उसी में प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन सब कुछ इंक्लूडेड। और 48 घंटे के बाद जैसे ही 3-2-1 हुआ उसके बाद में वो टाइम खत्म हुआ और हमने अपनी फिल्म सबमिट करी और वो वैसी की वैसी हमने आइनॉक्स में देखी एंड उसका फिर रिजल्ट आया। रिजल्ट कैसा रहा? काफी अच्छा रिजल्ट था। मैं वाइट टीम में था। मतलब सभी की मूवीज इतनी एक्सेप्शनल थी कि उसका रिजल्ट तय करना बहुत ही मुश्किल था और सबकी स्क्रिप्ट्स बहुत अलग थी। मतलब सबके आइडिया, सबका अप्रोच इतनी अलग थी कि उसको जज करना बहुत मुश्किल था। मैं वाइट टीम में था एंड हमारी टीम सेकंड आई। ग्रे टीम जो थी वो फर्स्ट आई और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। उनकी स्क्रिप्ट बहुत सुंदर थी और बहुत बहुत अच्छा लगा वहां पे। एक तो खुद की आवाज वहां पे थिएटर में सुनने का एक्सपीरियंस ही कुछ और होता है, तो उससे बहुत बहुत अच्छा लगा। आप प्रभावित भी हुए हैं और इंस्पायर भी हुए होंगे कि आगे आने वाले दिनों में और बेहतर और अच्छा करना होगा। अच्छा, जो फिल्म बनाई थी उसकी कथा वस्तु किस तरह की थी और उसे किस तरह से शूट किया गया, कहाँ शूट किया गया, आपका रोल, आपका पार्ट उसमें क्या था, वो बताइए। तो हमारी स्क्रिप्ट कुछ ऐसी थी कि थोड़ा सा फ्यूचर में हमारा था सेटिंग एंड ऐसा था कि बाहर की जो हवा है वो टॉक्सिक हो गई है, तो कोई बाहर नहीं जा सकता। बट एक बच्ची जो कि उम्मीद में कि एक कभी ना कभी कुछ मैं कर पाऊंगी, एक होप से बाहर जाती है और रोज एक सीड को, एक बीज को पानी देती है और एक दिन ऐसा आता है कि उस सीड में से एक प्लांट आ ही जाता है। तो उस मूवी में एक बहुत क्रूशल पार्ट था जिसमें अपने पापा को वो कहती है कि पापा प्लीज लोरी सुनाइए। तो वो लोरी मैंने खुद कंपोज करी, उसमें गाया और सबका ही बहुत अच्छा रोल था उसमें। तो हमारे शूट ऐसे हुआ था कि बहुत बैरन लैंड हमने ढूंढा वहां पे, जहाँ पे बिल्कुल झाड़ ना दिखे और वहां पे जाके हमने पूरी कोशिश करी कि बहुत अच्छे से रिकॉर्ड हो और वो फ्यूचरिस्टिक दिखे। और वो हमने भी देखा है और बिल्कुल बहुत ही अच्छे तरीके से आपने सिर्फ 48 घंटों में जो कॉन्सेप्ट था उसको एकदम पिक्चराइज करके पर्दे तक पहुंचाया है। इसके लिए आपको बधाई है और आपने बहुत ही सुंदर गाया है, उसके लिए भी बहुत बहुत बधाई है। थोड़ा सा गुनगुना पाएंगे? जी। चंदा जा रे, निंदिया दे जा रे, सुंदर सपने दिखा जा रे, गुड़िया सुला जा रे। ये इस तरह की एक लोरी थी जो मैंने कंपोज करी थी और वो उस मूवी के बीच में आई थी। बहुत खूब, बहुत अच्छा। और एकदम इसका जो है रिवार्ड, अवार्ड, प्रोत्साहन या यूं कहिए कि आशीर्वाद, मतलब किसी भी शब्द के साथ जो पॉजिटिव हो, सकारात्मक हो, वो आप तक पहुंचा है। तो आगे की कुछ योजना इस पूरे आयोजन से आपने ली हो, तो उसके बारे में बताएंगे? जी, तो सबसे अच्छी बात हमारी यही, जैसे कि मैंने बताया कि हमारी नेटवर्किंग इतनी स्ट्रांग हुई है। यहाँ पे हम लोग को ऐसे ऐसे लोग मिले हैं यहाँ पे जो हमें आगे काम दे सकते हैं और जिन्हें हम भी काम फॉरवर्ड कर सकते हैं कभी आया तो। और कुछ प्रोड्यूसर्स भी हमको मिले, उनसे हमारी बातचीत हुई और कुछ आगे के प्रोजेक्ट्स डिस्कस हुए। हम लोग यही बस उम्मीद कर रहे हैं कि वो प्रोजेक्ट्स हम उन तक पिच करें और बाकी सब उन पे छोड़ दें। ये बात सही है। और आपकी तमाम कोशिशों के लिए, आपकी कलात्मकता के लिए, आपकी आवाज के लिए, आपके सुर के लिए
हम बिल्कुल बहुत बहुत आपको बधाइयाँ देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। उम्मीद करते हैं आने वाले दिनों में आप अच्छा, बहुत अच्छा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। आलाप को गत मिले, गति मिले, यही युवा भारती के गुड विशेस। आपसे बातचीत की पत्रिका मित्र जी श्याम ने। जिन दोस्तों को कुकिंग सीखने का शौक है वो मिलेट्स जरूर ट्राई कर सकते हैं। पिछले दिनों नेशनल साइंस सेंटर नई दिल्ली में नेशनल साइंस सेमिनार आयोजित हुआ। टॉपिक था मिलेट्स, सुपर फूड और डाइट फैड। मैं मध्य प्रदेश से हूँ। मेरा नाम वंश रजक है, शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय नरसिंहपुर का छात्र। मिलेट्स अ सुपर फूड और डाइट फैड, कितना आप अपने रोजमर्रा के जीवन में इस्तेमाल करते हैं मिलेट्स का? काफ़ी अच्छी बात है कि हम हमारे रोज़ाना जीवन में मिलेट्स का यूज़ करें, क्योंकि ये हमारे लिए बेनिफिशियल तो है ही, और फार्मर्स जो हैं वो भी सपोर्ट किए, मतलब हम सपोर्ट कर सकते हैं फार्मर्स को इनको यूटिलाइज करके। तो मेरे ओपिनियन में, मतलब मैं रोज़ाना तो नहीं लेकिन कभी कभी जब भी मेरी माँ राज़ी हो और मैं राज़ी हूँ तो बाजरे की रोटी और सावा को चावल की जगह रिप्लेस करके खाते हैं। आपने अपने प्रेजेंटेशन में बताया था कि अगर कोई बीमारियों पर इतना खर्च हो रहा है, उस खर्च को बचाना चाहते हैं तो आप मिलेट का इस्तेमाल करें। तो आप किस तरह से रेसिपीज, अलग अलग रेसिपीज का इस्तेमाल करते हैं या फिर ऐसे ही ट्रेडिशनल तरीके से खाते हैं? यस मैम। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है कि हम लोगों को और अच्छे से बता सकें कि कैसे वो और अच्छे से बेनिफिट्स ले सकते हैं। तो मिलेट्स तो ऐसे हैं, उनमें न्यूट्रिशियस कंटेंट जो है वो वैसा ही रहेगा। आप चाहे किसी भी रेसिपी में उनको यूज़ करें, आप उनको ट्रेडिशनल तरीके यानी खिचड़ी या जो उनकी खीर होती है वो बना के खाएंगे तो भी आपको सेम न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। लेकिन अगर आप चाहें कि आपको टेस्ट भी चाहिए तो आप जो मिलेट समोसा है या मिलेट पिज्ज़ा है उसको बना के भी खा सकते हैं, जिसमें आपको टेस्ट और न्यूट्रिएंट्स दोनों मिलेंगे। क्या अच्छी बात है। आज का यूथ फास्ट फूड को लेकर ज्यादा आकर्षित होता है, लेकिन आप तो कह रहे हैं ट्रेडिशनल तरीके से खाने के लिए। वैसे आजकल पिज्जा और भी तरह के खाने बन रहे हैं मिलेट्स का इस्तेमाल करके। आप कुछ इसके न्यूट्रिशनल वैल्यू तो होता ही है, इसके कुछ इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट और इन्वायरमेंट पे जो इसका अच्छा प्रभाव है, क्लाइमेट चेंज और इकोलॉजी बेनिफिट को देख के वो उसके बारे में बताइए। यस मैम। तो अगर हम इकोलॉजिकल बेनिफिट्स की बात करें तो एक बहुत ही मेन पॉइंट आता है सॉइल कंजर्वेशन और वाटर कंजर्वेशन, क्योंकि जो मिलेट्स हैं वो नॉर्मल ग्रेन्स के मुकाबले 40% लेस वाटर कंज्यूम करते हैं अपनी फुल ग्रोथ के लिए। तो इससे क्या कर सकते हैं, हम वाटर को बचा सकते हैं, क्योंकि आने वाले समय में हम भी जानते हैं कि ऐसे कई एरियाज हैं जो वाटर ड्रॉट एरियाज हैं जहाँ पर वाटर की काफ़ी कमी है और आने वाले सालों में तो वाटर ख़त्म भी हो सकता है। तो क्यों ना हम चावल की जगह सवा की खेती करें ताकि हम पानी को बचा सकें, हम पिसी की जगह बाजरे की खेती करें ताकि हम सॉइल को बचा सकें, क्योंकि इनमें पेस्टिसाइड्स ना ही फर्टिलाइजर्स ना ही ऐसे किन्हीं भी खतरनाक जहरीले उत्पादकों का यूज किया जाता है इनको उगाने के लिए। तो ये सॉइल के लिए भी बहुत बेनिफिशियल होते हैं। शैली, एक बात बताओ, जिस लेवल की तैयारी की थी रिसर्च बेस्ड, मतलब लग तो रहा था कि मास्टर्स पढ़ रही हो कॉलेज में, फिर पता लगा कि नहीं स्कूल में हो चंडीगढ़ में। तो ये जो आवाज में कन्विक्शन था स्टेज पर, ये असली था या सिर्फ पढ़ाई तक सीमित था? सर, मुझे ऐसा लगता है अगर आपको ऑडियंस को कन्विंस करना है तो पहले आपको खुद को कन्विंस होना चाहिए, टॉपिक से आपको सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो मैंने अपनी प्रेजेंटेशन तो अच्छे से तैयार की ही थी ताकि मैं कन्विंस होकर पूरा बोलूं, सिर्फ इसलिए नहीं की ताकि लोगों को सुनने में अच्छा लगे, बट मैंने उसके पीछे पूरी रिसर्च भी की थी। और ये एक बहुत ही वाइड एरिया है, क्योंकि आपको एक साइड पे कुछ आंसर मिलेगा, अगली साइड पे कुछ आंसर मिलेगा, क्योंकि रिसर्च जो है बहुत ज्यादा नहीं हो रखी है। आप अभी उस उम्र में है जहां पर फास्ट फूड की तरफ अट्रैक्ट होना एक नेचुरल सी बात है, क्योंकि ग्लैमर होता है उसमें। तो आपने जो लोगों को कन्विंस किया कि मिलेट्स कितने अच्छे हैं, ये आपने दिल से कहा या सिर्फ बोलने के लिए कहा? सर, ये मैंने दिल से कहा, क्योंकि मैं ये नहीं कहूंगी, ये तो झूठ होगा बोलना कि मैं फास्ट फूड नहीं खाती, मुझे पिज्जा बर्गर नहीं पसंद। किसी भी और बच्चे की तरह मुझे भी बहुत ज्यादा पसंद है, लेकिन लिमिटेड अमाउंट में। रोज रोज नहीं खा सकते, रोज आपको वही रोटी सब्जी वगैरह वाला खाना खाना चाहिए और उसमें मिलेट्स को डालना बहुत जरूरी है। रोज सिर्फ आप आटे की रोटी खाएं या राइस खाएं। तो मैंने खुद भी ऐड किया, मैंने बाजरे की रोटी ट्राई किया, बाजरे का चूरमा ट्राई किया, क्योंकि मेरी मम्मी जी राजस्थान से है तो वहाँ पे बाजरा बहुत खाया जाता है। और मैं धीरे धीरे कोशिश कर रही हूँ और भी मिलेट्स ट्राई करने की। तो मैंने सिर्फ बोलने के लिए नहीं किया, मैंने सही में ट्राई किए हैं इस प्रेजेंटेशन के। इस प्रेजेंटेशन की रिसर्च में कितना समय लगा?
सर स्टार्ट हुआ था पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल सितंबर की बिगनिंग में, तब से अभी तक रिसर्च वाला काम ही चल रहा है। इस दौरान अपने घर के किचन में तुमने क्या क्या चेंजेस देखे? सर जैसे मैंने बताया, मैंने मेनली बाजरे की रोटी खाई है। तो बाजरा हम लाए थे, हमने उसमें मतलब हमने देखा उसको कैसे रोटी वगैरह बनाना है, और उसका थोड़ा टेक्सचर भी बहुत डिफरेंट होता है, कलर डिफरेंट होता है। मेनली वही डिफरेंस था जो मैंने देखा। और बाकी हमने ऑनलाइन कुछ रेसिपीज देखी, क्योंकि देखना था कि क्या क्या चीज़ें इससे बन सकती है और कैसे हम इसे नॉर्मल डाइट में ट्राई कर सकते हैं। आप लोगों की जो वर्चुअल दुनिया है सोशल मीडिया की, उसमें अभी जैसे इन्फ्लुएंसर्स वगैरह हम सुनते हैं, तो मिलेट्स क्या एक डिस्कशन का टॉपिक है क्या अभी उस वाली दुनिया में? सर मिलेट्स हो या ना हो, पर होना जरूर चाहिए वैसे अगर देखा जाए, क्योंकि आज के दिन 2023 मिलेट ईयर है। फिर भी ऐसे लोग हैं जो अभी भी बहुत नजरअंदाज कर रहे हैं मिलेट्स को। उनको लगता है कि नहीं ये टेस्टी नहीं होते, या उनका कलर देखने में अच्छा नहीं होता, बाजरा ऐसे कैसा सीमेंट जैसा दिखता है, कई लोगों का मैंने सुना है कहना। तो अगर नहीं है चर्चा के विषय तो पक्का होना चाहिए, क्योंकि बहुत हेल्थ बेनिफिट्स हैं। अब ये नहीं कह रही मैं कि परफेक्ट है, बट इंक्लूड तो करना चाहिए, वैरायटी होनी चाहिए। हम रोज दाल नहीं खाते, हम रोज को ये पर्टिकुलर सब्जी नहीं खाते, तो वो रोज वही आटे की रोटी, वही चावल क्यों? कुछ नया ट्राई करना चाहिए, तो विषय बनना चाहिए चर्चा का। घर के अलावा अपने जो फ्रेंड सर्कल में इस रिसर्च के बाद कभी कोशिश की कि अपने एज के लोगों को सजेस्ट करो या इनके क्या फायदे हैं उसके बारे में बताओ, और उन्होंने कैसे रिसीव किया उसको? सर ये चीज मेरे साथ एक तरीके से कह सकते हैं उल्टी हुई है। मेरी फ्रेंड्स के पास ऐसे एक चक्की वाले जो होते हैं उनके पास गए हैं, उन्होंने ऐसे मिक्स आटा पिसवाया हुआ है जिसमें रागी बाजरा ऐसे 2-3 उन्होंने आटे, तो उन्होंने मुझे ट्राई करवाया कि तुम जा रही हो प्रेजेंटेशन देने तो खा के तो जाओ कैसा होता है। तो ये दूसरे तरीके से चला मेरे केस में। हमारे देश के युवा अपने क्रिएटिव माइंड्स लेखन कलाओं के अलावा टेक्नोलॉजी और सॉल्यूशंस की दिशा में भी लगा रहे हैं। पिछले सप्ताह MIT पुणे में स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन संपन्न हुआ। प्रौद्योगिकी के कई क्षेत्रों में छात्रों ने अपने इनोवेटिव आइडियाज प्रस्तुत किए। इनसे अंत में फायदा होता है तो आम जनजीवन को ही। कुछ सुर कुछ स्वर, स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन MIT पुणे से। नमस्ते, मैं डॉक्टर रेखा सुगंधी हूँ और मैं MIT आर्ट डिज़ाइन टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी के स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन नोडल सेंटर की कोऑर्डिनेटर हूँ। और मुझे बताने में बहुत खुशी होती है कि ये हमारा दूसरा एक्सपीरियंस है नोडल सेंटर होस्ट करने का हार्डवेयर एडिशन में, और ये हैकाथॉन हमारे सेंटर में 5 दिन के लिए चलेगा। और खुशी इस बात की है कि 2017 जब स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन शुरू हुआ था सॉफ्टवेयर एडिशन, हम तब से इसका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट भाग है। प्राइम मिनिस्टर ऑनरेबल श्री नरेंद्र मोदी जी ने इनिशिएटिव लिया कि इसको आगे और बढ़ाना है और बच्चों को इसमें इन्वॉल्व करना है। इसका बड़ा इंटेंशन ये है कि हमारे सोसाइटी के जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसके सॉल्यूशंस के लिए, या मिनिस्ट्रीज़ के जो प्रॉब्लम्स हैं उसके सॉल्यूशंस के लिए अगर बच्चों का इन्वॉल्वमेंट होगा तो उसमें काफ़ी क्रिएटिविटी आएगी, काफ़ी इनोवेशन होगा, और बच्चे जिस एंथुजियाज्म से प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं उसमें सॉल्यूशंस भी बहुत अच्छे निकल आते हैं। और एज अ रिज़ल्ट इसका नतीजा ये है कि हैकाथॉन्स के वजह से काफ़ी सारे सॉल्यूशंस ना ही मिनिस्ट्रीज़ को पर इंडस्ट्रीज़ को भी मिले हैं। और अब इसका रूप इतना बड़ा हो चुका है कि अभी पूरे देश में ये 5 दिन सारे इसमें भाग लेते हैं। इस वर्ष 48 सेंटर्स हैं पूरे भारत में, उसमें से एक है हमारा MIT आर्ट डिज़ाइन टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी। सो आई एम वेरी हैप्पी। अभी हम लोग यहाँ पर जो 5 प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स होस्ट कर रहे हैं वो बायोटेक, मेडटेक, एग्रीकल्चर, हेरिटेज एंड कल्चर, स्मार्ट ऑटोमेशन और फिटनेस एंड स्पोर्ट्स, ऐसे 5 प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स के टीम्स को होस्ट कर रहे हैं। करीबन 25 टीम्स आई हैं हमारे यहाँ पर और 150 बच्चे हैं इस वक्त, और 33 मेंटर्स उनके साथ आए हुए हैं, और 13 अलग अलग स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी से बच्चे आए हुए हैं। इधर नई दिल्ली में आयोजित इंस्पायर मानक प्रदर्शनी में भी स्कूली छात्रों ने एक से बढ़कर एक इनोवेटिव सॉल्यूशंस पेश किए। जी, मेरा नाम सिद्रत है और मैं जम्मू एंड कश्मीर की रहने वाली हूँ और मैं दून स्कूल श्रीनगर में पढ़ती हूँ। आपका जो प्रोजेक्ट है, अ डिवाइस फॉर सेफ्टी ऑफ सोमनैम्बुलिज्म,
स्लीप वॉकिंग, ये एग्जैक्टली क्या है और ये बनाने का ख्याल कैसे आया? तो सबसे पहले ये क्या है, देखिए अगर हम स्लीप वॉकिंग की बात करें तो उसके लिए हमारे पास अभी प्रेजेंट दुनिया में कोई एड नहीं है। जैसे कि हमारे पास फीवर होता है तो हम क्या करते हैं, वी टेक अ मेडिसिन, हम पैरासीटामोल लेते हैं, बट इसके लिए क्या हमारे पास कोई मेडिसिन है नहीं। तो अब मैंने इसके लिए एक सुपरफिशियल बेल्ट बनाया हुआ है जिसके जो बेस पे एक बटन प्लेस्ड होगा, जो कि एक जो बेस पे बटन प्लेस जब वो प्रेस हो जाएगा चलने की वजह से, तो ये एक सिग्नल पास करेगा एक सर्किट को, और वो सर्किट फर्दर वायरलेसली और एक सिग्नल पास करेगा टू द बेल। तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा कि जो बेल जो है वो बहुत जोर से रिंग हो जाएगी और ऑटोमेटिकली जो इंसान सो के चल रहा था वो उठ जाएगा, और जो बाकी फैमिली मेंबर्स है वो अवेयर हो जाएंगे कि हमारा पेशेंट जो है वो उठ गया। तो दिस इज हाउ इट विल वर्क। ऑल्सो व्हाट इंस्पायर्ड मी इज दैट आई हैव सीन मेनी इंसिडेंट्स थ्रू आउट माई लाइफ जहाँ पे आई हैव सीन कि हाँ भाई हार्म तो हो रहा है, इसकी वजह से बहुत हार्म हो रहा है, और जिससे मुझे ये सब करने के लिए इंस्पायर किया। पिछले दिनों नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी पूसा परिसर नई दिल्ली में एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। विषय था क्रिएटिंग इंटेलेक्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर मेंटरिंग यंग ग्रेजुएट्स। इसका उद्देश्य था देश के सर्वोत्तम मेधावी छात्रों के लिए प्रतिष्ठित अकेडमी ऑफ साइंटिफिक एंड इनोवेटिव रिसर्च ACSIR और रॉयल मेलबर्न इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के संयुक्त PhD कार्यक्रम के लिए उनका मार्ग प्रशस्त करना। निदेशक NPL प्रोफेसर वेणुगोपाल अचंत। यहाँ के अभी बच्चे हैं, स्टूडेंट्स अपना काम दिखा रहे, तो उनका अपना काम है ये रिसर्च काम। इसके लिए इनका कभी कभी 2-3 साल लग जाता है इनको एक काम करने में। तो इसलिए इनका रियली प्राउड मोमेंट है, अपॉर्चुनिटी मिली है कि ये अपना काम जो इंटरनेशनल क्वालिटी की है वो ये विजिटर्स को दिखाए। राइट, हम ये भी डिसाइड किया है कि इनमें से कुछ पोस्टर्स को हम काम जो हुआ है उनको सेलेक्ट करके प्राइजेस भी देने वाले हैं। तो इसलिए लाइक स्टूडेंट्स बहुत ही उत्सुक है तो अपना काम दिखाने के लिए। प्रोफेसर अचंत, ये बताइए, यहाँ माहौल पूरा ग्रेजुएट्स को ग्रूम करने का है रिसर्च की तरफ, जैसा हमने समझा अभी तक। RMIT के साथ मतलब NPL का क्या ये नया संबंध, नया रिश्ता जुड़ा है या पहले से ये रहा है? ये 2017 से शुरू हुई है, तो अभी तक 7 PhDs जॉइंटली NPL और RMIT में काम कर चुके हैं, और 3 अभी RMIT में है जो उनका PhD काम चल रहा है। सो हाल ही में शुरू हुआ है, लेकिन वेरी इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है ताकि ये जॉइंट म्यूचुअली इंटरेस्टिंग है, जो इंडिया के लिए NPL के लिए ज़रूरी है काम, और RMIT के साइड से भी उनके लिए जो काम इम्पॉर्टेंट है, ऐसे प्रॉब्लम्स चुन के उनमें बच्चे काम कर रहे हैं, और जॉइंटली यहाँ भी और वहाँ भी दो PhD मिलते हैं स्टूडेंट्स को। पिछले दिनों देश ने गीता जयंती मनाई। इसी उपलक्ष्य में याद आई कुरुक्षेत्र और सरस्वती नदी के इतिहास से जुड़ी एक पुस्तक, हरियाणा द लैंड ऑफ गॉड्स। इसके लेखक हैं युवा भूगर्भ शास्त्र अध्येता अर्जुन सिंह काद्यान। अमृतकाल के परिप्रेक्ष्य में इस किताब में स्वाधीनता संग्राम के दौरान हरियाणा की भूमि के योगदान का भी विस्तृत उल्लेख है। मैंने अपना जो पुस्तक के अंदर जो टाइमलाइन था वो मेंटेन किया कि मैं 17वीं सदी से मैं जाऊंगा 21वीं सदी तक, और इस काल में कोई ऐसी इम्पोर्टेंट कोई घटनाएं जो उससे पहले भी रिलेट करती हों, जैसे कि कुरुक्षेत्र के अंदर 1947 के पार्टीशन के बाद कुरुक्षेत्र में सबसे बड़ा कैंप, रेफ्यूजी कैंप बना था। पर कुरुक्षेत्र का जो ये रीसेंट जो इतिहास है वो बहुत छोटा इतिहास है। कुरुक्षेत्र के मायने में देखें कि इस देश को, जैसे हम भारतीय सभ्यता जो बोलते हैं, वो कुरुक्षेत्र उसका गढ़ था। अगर हम भारत में आज हम भारत नाम जो है वो जिस ट्राइब के नाम पर बेस्ड है, वो भारत आज वो कुरुक्षेत्र में रहा करते थे। उस वक्त कुरुक्षेत्र में के पास से सरस्वती नदी भी बहा करती थी। तो भारत आज
यूज टू लिव ऑन दीज लैंड्स। ये आपको कई एविडेंसेस और कई स्क्रिप्चरल एविडेंसेस आपको ऋग्वेद में मिल जाते हैं। सरस्वती के कई एविडेंसेस आपको क्लाइमेटोलॉजी के अंदर, जियोलॉजी के अंदर, आर्कियोलॉजी में मिल जाते हैं। तो मैंने कोशिश ये की है कि 17वीं से 21वीं सदी तक आऊँ, पर वो भी आयाम जो आज रेलेवेंट हैं और जो उसे हरियाणा के उस क्षेत्र को उसके अतीत से कनेक्ट करते हैं, जो बड़ा लाइवली है अभी भी, उस पूरे को भी कनेक्ट करने की कोशिश की है, जिस वजह से पुस्तक के अंदर रोचक बनाती है एक तो इस किताब को, दूसरा वो बहुत सारे ऐसे इंटरेस्टिंग एनेक्डोट्स भी डिलीवर करती है, और जो मुझे लगता है कि हरियाणा की कहानी बताने के लिए थोड़ा ज़रूरी भी था कि लोगों को अगर 21वीं सदी जान रहे हैं तो साथ साथ पता चल जाए कि 13वीं सदी में क्या हो रहा था, साथ साथ पता चले 7वीं शताब्दी में क्या हो रहा था। तो वो एक थॉट प्रोसेस था उसके पीछे, और शायद उसी वजह से शायद वो थॉट प्रोसेस सफल रहा। वीर बाल दिवस के उपलक्ष्य में देश के युवाओं को याद करनी चाहिए साहिबजादा जोरावर सिंह और साहिबजादा फतेह सिंह की शहादत। इसी ऐतिहासिक गाथा पर आधारित एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया भारत मंडपम में। दोनों वीर बालकों के बलिदान को पत्रिका का विनम्र नमन। इसी सप्ताह नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी कैंपस में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम में CSIR यंग साइंटिस्ट अवार्ड्स प्रदान किए गए। इनके अलावा यहां पिछले वर्ष का GN रामचंद्रन गोल्ड मेडल फॉर एक्सीलेंस इन बायोलॉजिकल साइंसेस एंड टेक्नोलॉजी भी दिया गया। समय का तो पता ही नहीं चला। सच में। एक बात बताओ, वर्ष 2023 समग्र युवा जगत से जुड़ी कौन सी बात के लिए यादगार कहा जाएगा? देखो, आज का युवा हर क्षेत्र में अचीवमेंट्स के परचम लहरा रहा है, चाहे खेल कूद हो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो या लेखन और कलाएं। लेकिन तुमने समग्र युवा जगत कहा। हाँ। तो मैं मानती हूँ कि मेरा युवा भारत प्लेटफॉर्म ऐतिहासिक लैंडमार्क है इस वर्ष का। बिल्कुल सही जवाब। इसमें क्षमता है भारत के हर युवा को एक ही मंच पर साथ लाने की। एक दूसरे से हम कितना कुछ सीख सकते हैं, सिखा सकते हैं। बिल्कुल। और इसी बात पर सारा लोनलीनेस, सारा अकेलापन भुलाकर चलो जमकर वेलकम करते हैं न्यू ईयर का। बिल्कुल। तो मनोज माइंडकर और नीलम मलकानिया मिलकर सब फ्रेंड्स को विश करते हैं हैप्पी न्यू ईयर। नए विचार